बेटा कल तो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे ही दी है ना कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि एग्जामिनेशन जो पीसीएस का है, ये जो 7 और 8 तारीख बता रहे थे उसको तो नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन अभी जो है डेट उसकी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। तो मतलब जो है वही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 दिन और मिल जाएंगे, तो इससे कुछ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। तो उसी माइंड सेट के साथ आप पढ़ते रहें, लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। और जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, और आगे भी जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, है। तो हम लोग जो कल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो आज मैं सोच रहा हूँ इन्वायरमेंट के बहुत सारे जो टॉपिक हैं आपका एक तो रिवीजन भी हो जाएगा इन्वायरमेंट का, और इन्वायरमेंट की रिवीजन के साथ साथ अपना करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक एज एक सब्जेक्ट हम करंट अफेयर्स हम कर ही रहे हैं, लेकिन एज ए सब्जेक्ट से तैयार हो जाएगा, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स है आपका, ये अब तक का अपडेटेड है, मतलब अगर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जब तक मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा तब तक वो अपडेटेड रहेगा पूरे पर्यावरण में। और पर्यावरण में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्लास में जितना पढ़ा दूंगा बस वो रिवाइज करके आप जाना अच्छे से, तो बाकी आपको कोई कहीं से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट जो करते हैं वो करते हैं, जो टॉपिक है वो है आपका क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन। वही पहले लेते हैं क्योंकि वो चर्चा में काफ़ी है। तो जलवायु परिवर्तन की जब हम बात करेंगे सबसे पहले, तो हम जैसे कि करंट अफेयर्स में भी पढ़ चुके हैं कि COP29 की जो मीटिंग है वो अजरबैजान में चल रही है इस समय। और ये जो मीटिंग चल रही है ये 11 तारीख से शुरू हुई है, कॉन्फ्रेंस मतलब, और ये 22 नवंबर तक चलेगी अभी। तो देखिए हमारे लिए कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है बेटा कि ये जो कैस्पियन सागर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये बाकू यहाँ पे है, क्योंकि अगर हम करंट अफेयर्स में देखें, क्योंकि हो सकता है उनको जरूरत पड़ेगी नहीं, सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इंटरनेशनल अफेयर्स का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तीनों मिला के देना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं थोड़ा सा। और एक और मैप हम लोग देख लेते हैं, तो ये बाकू यहाँ पे है और ये देखिए कैस्पियन सागर है, ठीक है, ये है अजरबैजान। और अजरबैजान के साथ अर्मेनिया का भी ध्यान रखना क्योंकि ये काफी चर्चा में रहा है। अजरबैजान के बगल में ही यही जो है अर्मेनिया भी है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इंटरनेशनल अफेयर्स में अर्मेनिया काफी चर्चा में रहा है। चलिए, तो हम जो है यहाँ पे जो देखेंगे उसमें नोट्स जो है मैं निकालता हूँ पीडीएफ वाला। अब सवाल ये है कि मान लिया अगर हम COP29 की बात करें, तो COP29 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, ठीक है। मतलब देखो, मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में पक्षकार होते हैं। पक्षकार मतलब जो भी जिन लोगों ने साइन किया उस पर, उसको क्या बोलेंगे, पक्षकार बोलेंगे। और उसको नाम क्या दे दिया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के। सब लोग आते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं। किस चीज पे चर्चा करते हैं, ये चर्चा करते हैं कि भाई जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है उसका क्या प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। जो समस्या आई है उस समस्या में तापमान वृद्धि हो रही है, उसको कैसे रोका जाए, क्या क्या हम योजनाएं बनाएंगे, क्या हम एक्शन लेंगे, या पिछले हमने जो काम किए उनके क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आगे क्या होगा। बस इसीलिए कोप होता है, कोप की जो मीटिंग होती है बस इसीलिए होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सब लोग मिलके जो है उस पर काम करते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपको सब लोगों को मालूम ही है, वो मालूम ये होगा कि जलवायु परिवर्तन का जो नुकसान है सबसे ज्यादा वो विकासशील देश बहुत भुगत रहे हैं, क्योंकि किया धरा तो जो है
अमेरिका का है। अमेरिका ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करता है अमेरिका, है ना। अमेरिका के साथ साथ जो है आपको पता है यूरोपीय यूनियन भी करता है, चीन भी करता है, और कहीं ना कहीं भारत भी उस श्रेणी में खड़ा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में, जो कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है जो पृथ्वी के टेम्परेचर या तापमान को बढ़ा देती है, तो इसमें बहुत देशों की भूमिका नगण्य है ही नहीं तो ना के बराबर है। अब आप खुद सोचो कि उनके ऊपर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, अब जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं, वैसे भी गरीब है बहुत, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। मालदीव जो है, मालदीव डूब जाएगा, बांग्लादेश के कुछ एरियाज डूब जाएंगे, बांग्लादेश है, बांग्लादेश। तो कहना ये चाहते हैं कि जो विकासशील देश हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव उसका पड़ रहा है। अब उसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके लिए उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो कौन कर सकता है। अब जैसे मान लिया आप एक कार लेके घूम रहे हैं और किसी ने बोल दिया खटारा है भाई ये तो आप यही बोलेंगे भाई खटारा है तो मुझे पैसे दो, हम खरीद लेंगे, नई कार खरीद लेंगे। कि साहब ये पॉल्यूशन बहुत करती है, तो हम बोलेंगे हम तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद लेंगे, तो पॉल्यूशन भी नहीं करेगी। तो विकासशील देशों का यही तो कहना है, किनको, विकसित देशों को, विकसित देश को यही कहना है कि समस्या आपकी यही है, ये आपने क्रिएट की है समस्या। अब मीटिंग में हम सब आते हैं, बैठते हैं, लेकिन हमारा तो इसमें तो कोई योगदान ही नहीं है। तो अमीर देश ये बोल रहे हैं, अमीर देश जो बोल रहे हैं कि भाई हम आपको क्या करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे जलवायु वित्त से, क्लाइमेट फाइनेंस करेंगे हम आपको, ये वाली बात है। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जलवायु वित्त क्या होता है या क्लाइमेट फाइनेंस किसे कहते हैं। क्या ये समझ में आया आपको। अजरबैजान बाकू में मुख्य मुद्दा जो है वो इस समय यही है। अभी तो मीटिंग चल रही है, बट ये वाला मुख्य मुद्दा है। अब थोड़ा सा हम इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण में भी आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कोप है क्या, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मतलब क्या हो गया कि भाई पूरी दुनिया के जो देश हैं, है ना, वो पूरी दुनिया के देश 1992 में आए, ठीक है, पूरी दुनिया के देश 1992 में आए। और 1992 में जब वो आए, जब उन्होंने पहला क्या किया, पहला जब उन्होंने पृथ्वी सम्मेलन किया, है ना बेटा, समझते जाना अच्छे से। 1992 में जो पहला अर्थ समिट हुआ, तो दुनिया के देश बैठे उस पर और सोचा क्या किया जाए। तो यहाँ पे मुद्दे 3 थे। कौन कौन से मुद्दे थे वो, क्योंकि भाई मामला जो था वो पर्यावरण से संबंधित था या इन्वायरमेंट से संबंधित मामला था। अब इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें थी, जैसे कि जैव विविधता का जो, जैसे कि जैव विविधता, जैसे कि जैव विविधता संधि, ठीक है बेटा, जैव विविधता संधि। दूसरा हो गया क्या, मरुस्थलीकरण का जो मुद्दा है, मरुस्थलीकरण, ठीक है। और तीसरा जो मुद्दा है वो आपका हो गया किसका, जलवायु परिवर्तन का। तो इन्हीं मुद्दों के लिए तो हुई थी ये क्या, क्लाइमेट चेंज का क्या हो गया, पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ सम्मेलन। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो अब हम थोड़ा सा इसको पकड़ लेते हैं, जलवायु परिवर्तन को, है ना, जलवायु परिवर्तन को। तो क्या हुआ
कि जो जलवायु परिवर्तन की जब हम बात करेंगे बेटा, तो जलवायु परिवर्तन में जलवायु परिवर्तन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक संधि होती है ना, अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी होती है, उसको हम बोलते हैं UNFCCC। एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक संधि होती है जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क। देखो समझ लो इसको, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद हुआ? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यही एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। और इस समझौते में कौन लोग पार्टी हैं? पार्टी कौन है? ये पार्टी है कोप, ये पार्टी है, तो ये देश है। और ये देश कितने हैं? ये देश हैं 197 प्लस यूरोपीय यूनियन, तो कितने हो गए? 198। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई अगर आपसे पूछे कोप क्या है, कोप जो है भाई एक पक्षकार लोग आते हैं जिन जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए, और ये सब इस मुद्दे पे आके बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। कितने लोग हैं? इतने लोग हैं, ठीक है। और ये संधि है, ये तो संधि है इंटरनेशनल, और ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क है। तो ठीक है साहब। अच्छा, यहां पे सवाल ये है कि यहां पे जो मीटिंग हुआ था, रियो में, ब्राजील में, यहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि हम 5 साल बाद इसकी समीक्षा करेंगे। मतलब जो कुछ काम हुआ यहाँ पे हुआ, तो ये बोला गया कि 5 साल बाद इसकी समीक्षा होगी। अब 5 साल का मतलब क्या हो गया? अगर आप 1992 को लेंगे प्लस 5 उसमें, आप इसमें 5 साल जोड़ दो, तो ये क्या हो गया? 97 हो गया, है ना। तो नेक्स्ट अर्थ समिट कब हुआ होगा? 97 में हुआ होगा। अच्छा, एक और बहुत मुद्दा है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, आपने क्वेश्चन भी देखा होगा निश्चित रूप से, ठीक है, आपको पता भी होगा इसके बारे में, वो हम लोग देखते हैं। आपको पढ़ा होगा आपने कि जो एजेंडा 21 है, एजेंडा 21, ठीक है, ये किस चीज के लिए, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये कहाँ आया, है ना? ये 1992 में आया था। तो यहाँ पे सतत विकास की भी बात हुई। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया, विश्व के नेता जो है ये बैठते हैं, और ये क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या प्रगति हुई है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको संबोधित करने के लिए या उनको एड्रेस करने के लिए ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग होती है। अब सवाल यहाँ पे एक चीज और है, क्या कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है क्या? जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहने का मतलब ये है, जो यूएनएफसीसी है, ठीक है, उसमें ये कोप जो है क्या है? ये अपेक्स बॉडी है। बात समझिए आप इसको। कोप जो है क्या है? सर्वोच्च निकाय है। कोप जो है, या इसको हम क्या बोलेंगे? सम्मेलन पक्ष बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे तो पक्षकार बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो कोप बोल देंगे शॉर्ट में, और डिटेल में बोलेंगे तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलेंगे। तो ये यूएनएफसीसी का क्या है? मतलब जो ट्रीटी हमने की है,
यूएनएफसीसी की जो ट्रीटी हमने की है, समझौता किया है, उसका क्या है, उसकी ये उस समझौते को लागू करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, यही सर्वोच्च संस्था है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो यहाँ पे मान लिया प्रश्न पूछा गया कि भाई ये जो यूएनएफसीसी है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, कौन से साल में हुई है, मैचिंग के लिए आया, तो मैचिंग के लिए तो मुझे तो नहीं लगता आप भूल सकते हैं 1992 में, है ना, 1992 में, क्योंकि मैचिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है ये चीज को समझा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग हो रही है लगातार, वो 1995 से हो रही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग हो रही है वो 1995 से हो रही है लगातार, और ये 2020 में नहीं हुई है। ये मीटिंग जो है 2020 में नहीं हुई है और तब से लगातार होती आ रही है, तब से लगातार होती आ रही है। और कोप 20 जो कह सकते हैं कि कोप 27 है वो इजिप्ट में हुआ है, कोप 28 दुबई में हुआ है, 29 तो पता ही है। तो हमने इस चीज को यहाँ पे डिस्कस किया है। और कोप के बाद हम देखते हैं, और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1992 में जो रियो में, जो ब्राजील के रियो में जो मीटिंग हुई थी, जो अर्थ समिट हुई थी, उसमें कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जैव विविधता पे हुए थे, सतत विकास का मुद्दा हुआ था, जलवायु परिवर्तन का हुआ था, और एजेंडा 21 को यहीं पे एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था यहाँ पे। और यहाँ पे कहा गया था कि 1997 में जो शिखर सम्मेलन आगे होने वाला है, इसको हम रिव्यू करेंगे, या हम इसको देखेंगे क्या प्रोग्रेस हुआ है। अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताता हूं जो काफी महत्वपूर्ण है, उनको हम एक बार आप यहां से नोट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। What are some of the milestones of COP? ठीक है, COP के जो हैं क्या मील के पत्थर, मतलब इसके मील के पत्थर क्या है। तो पहली जो सफलता है, आपको मैंने बताया था कि 1992 में जो मीटिंग हुआ उसके बाद 5 साल बाद रिव्यू होगा। तो 1997 में जो चीजें आई उसमें क्या आया, क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, कोप 3। क्योटो प्रोटोकॉल जो है कोप 3। अब कोप 3 क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? कोप 3 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है, कोप 3 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि क्योटो जो प्रोटोकॉल है वो आया है। The first major breakthrough came at COP3 in Kyoto in 1997, और यहां पे क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। ये भी क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। और ये जो अंतरराष्ट्रीय समझौता है, ठीक है, ये क्या बात करता है, मतलब ये क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि थी। इस संधि में क्या हुआ, इस संधि में हुआ जिसने अमीर और औद्योगिक देशों के समूह पर, जो अमीर देश हैं और जो औद्योगिक देश हैं, उन देशों के समूह पर अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को निर्धारित मात्रा में कम करने का दायित्व डाला था।
क्योटो प्रोटोकॉल में ये कहा गया था कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो ग्रीन हाउस गैसेस का उतना उत्सर्जन करते हैं इसको आप कम कीजिए, ठीक है, इसको आप कम कीजिए। The Kyoto Protocol was an international treaty that placed obligation on the set of rich and industrialized countries to cut their greenhouse gas emission by assigned amounts। हम आपको जितना बताएंगे कि किस मात्रा में आपको कम करना है उस मात्रा में आपको कम करना होगा, और ये एडॉप्ट जो किया गया क्योटो जापान में है। क्योटो जापान में, क्योटो किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है ये। और ये जो है इफेक्ट में जो आया, प्रभाव में आया, वो 2005 में आया। ये जो प्रभाव में आया वो 2005 में आया। अब ये जो ट्रीटी है, ये ट्रीटी एक्सपायर्ड हो गई 2020 में। द ट्रीटी फॉर्मली एक्सपायर्ड इन 2020 एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय द पेरिस एग्रीमेंट। इट वाज द रिप्लेस्ड बाय द पेरिस एग्रीमेंट, और इसको प्रतिस्थापित किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल को प्रतिस्थापित किया गया पेरिस समझौते के द्वारा। पेरिस समझौता क्या था? ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता था जो कि जिसे हम कोप 21 कहते हैं, और इसमें जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंजेस के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, इससे संबंधित ये था। तो मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताया, और कोप 21 में जैसे मैंने आपको बताया, कोप 21 हुआ जिसको पेरिस समझौता कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हिस्टोरिकल डील होता है, इसमें क्या बताया गया? देखो आप, 196 जो देश हैं, इन्होंने ऐतिहासिक समझौता किया जिसे हम पेरिस समझौता कहते हैं। इस समझौते के अंतर्गत जो वैश्विक तापमान है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिमानत 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि ये की गई थी कि भाई 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाना है, टेम्परेचर जो इंक्रीज होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2 हो सकता है, लेकिन 1.5 जो है इसकी एक बाध्यता इसमें की गई थी। देखिए, कानूनी रूप से बाध्यकारी, कानूनी रूप से बाध्यकारी ये अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। तो अब यहाँ पे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि क्या पेरिस समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी था? यही चीज आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या सिचुएशन क्या थी। अब सभी लोगों ने ये कहा कि देखिए, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि मेरी पर्सनल है, सबकी प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो हम सब लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई भारत में आपदा आ जाती है तो प्रधानमंत्री राहत कोष में लोग अपना अपना जो है, कोविड के समय भी लोगों ने किया था, तो सब लोग अपने अपने तरीके से योगदान करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो वो प्रधानमंत्री कौन सा फंड था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक राहत कोष तो होता ही है, वो हमने बात की। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर सब देशों ने जो योजनाएं लाई अपनी अपनी, उसे ही हम कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान।
इस पर जो सहमति व्यक्त की गई, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनडीसी। एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने, राष्ट्रीय जो उत्सर्जन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है, उसको कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के अपने प्रयासों की रूपरेखा तैयार करनी होती है। और इन प्रतिबद्धताओं को हम एनडीसी के नाम से जाना जाता है। इन्हें हर 5 साल में प्रस्तुत किया जाता है और माना जाता है कि आने वाले एनडीसी पिछले वालों से ज्यादा महत्वाकांक्षी होंगे। केवालिया राष्ट्रीय स्तर पर योगदान है। 2015 में लोगों ने हस्ताक्षर किए, सब देशों ने अपना अपना एनडीसी शामिल किया। भारत ने भी अपने लक्ष्य रखे कि भाई हम कोयले को तो कम नहीं कर पाएंगे, कोयला हमारी जरूरत है, क्योंकि भले ही फॉसिल फ्यूल है, लेकिन आज हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हम अचानक तो, लेकिन हाँ हम प्रयास जरूर करेंगे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएं। मतलब ऐसे बहुत सारे जो लक्ष्य हैं, टारगेट हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे और प्रारंभिक परिषद भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बट यहाँ पे हमने ये समझना है कि जो राष्ट्रीय उत्सर्जन को जो कम करना है, उसकी जो एनडीसी की जो प्रतिबद्धताएं हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, उनको हर 5 साल में आपको बदलना पड़ेगा। हर 5 साल में आपको बदलना पड़ेगा। तो शायद आपको ये बात निश्चित रूप से समझ में आएगी, है ना। ये है एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। The Paris Agreement requires each country to prepare an outline for their efforts to reduce national emission and adapt to the impacts of climate change. These commitments are known as NDCs. They are submitted every 5 years, and successive NDCs are supposed to be more ambitious than previous years. पिछली बारों से, मान ली पिछली बार आप 60% लेके आए थे या 60% का आपने टारगेट रखा था, तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं बोल सकते नहीं हम 30% का टारगेट रखेंगे। आप ये बोल सकते हैं हम 61 रखेंगे, 62 रखेंगे। यही तो बात की गई ना यहाँ पे। More ambitious than previous ones, पहले वाले से ज्यादा ही होना चाहिए। चलिए अब सवाल देखिए, एनडीसी जो आए हैं, एनडीसी जो आए हैं वो कब आए हैं? एनडीसी आए हैं 2015 में आए हैं, 2015 में आए हैं एनडीसी, और 5 साल बाद रिव्यू होना है। भारत ने बीच में अपने एनडीसी को चेंज किया, आपको पता होगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है एनसीक्यूजी। अभी जो कोप 29 चल रहा है, वहां पे नए लक्ष्य निर्धारित किए जाने हैं। हम इसी की तो चर्चा कर रहे हैं। पहले क्या बोला गया था? उनको एनडीसी बोला गया था, ठीक है। अब इनको क्या कहा जाएगा? अब इनको कहा जाएगा एनसीक्यूजी। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य, नया सामूहिक नया सामूहिक परिमाणित, ठीक है, परिमाणित लक्ष्य, परिमाणित लक्ष्य। नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य।
ये क्या है, NCQG क्या है, हम देखते हैं इसको। NCQG जो है आप देखेंगे, ये वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जिसे 2025 से विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में जलवायु कार्यवाही के लिए वित्त पोषण के लिए हर साल जुटाया जाना चाहिए। मतलब ये एक ऐसा अमाउंट है जिसे 2025 से उनको क्या करना है, विकसित देशों को एक फाइनेंशियल हेल्प करनी है, वित्तीय सहायता करनी है विकासशील देशों में। किसके लिए? जलवायु कार्यवाही के लिए, ठीक है ना, क्लाइमेट एक्शन के लिए, हर साल। और ये 100 बिलियन से अधिक, $100 बिलियन से अधिक होना चाहिए। विकसित देशों ने सामूहिक रूप से कहा था, ये कमिटमेंट है ना, ये सामूहिक रूप से कहा था कि हम 2020 से हर साल जुटाने का वादा किया था कि सब लोग मिलकर क्या करेंगे, 2020 से करेंगे। लेकिन भाई ये तो 25 आ गया, तो वादा जो है ये वादा पूरा नहीं हुआ, ये वादा झूठा निकला। तो ऐसे में यहाँ पे वित्त पोषण के लिए हर साल अब जुटाए जाएंगे। तो ये इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जो NCQG को है COP29 में फाइनलाइज किया जाना है। तो मुख्य मुद्दा क्या रहेगा जलवायु परिवर्तन का? वो रहेगा जलवायु वित्त। इसीलिए ये जो मुद्दा रहेगा ये रहेगा जलवायु वित्त। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जलवायु कार्यवाही के लिए विकसित देशों को कितना भुगतान करना चाहिए, क्वेश्चन है। 2009 में विकसित देशों ने हर साल $100 बिलियन का भुगतान करने का वादा किया था। विकसित देशों ने कहा था कि हम आपको $100 बिलियन देते रहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जो पक्षकार हैं, वार्ताकार हैं, इस नवंबर में बाकू में होने वाले COP29 में पहले एक नए वैश्विक जलवायु वित्त बजट पर काम कर रहे हैं कि भाई तुमने तो वादा पूरा नहीं किया है, जो वादा आपने पहले किया था है कि 2009 में ये वादा हुआ था कि हम 2020 तक जो है ऐसा करेंगे। तो वही है, हाउ मच शुड डेवलप्ड कंट्रीज pay for climate action? In 2009, developed countries committed to paying $100 billion every year. They have not done so, and with the climate bomb ticking, negotiators are working on a new global climate finance budget ahead of COP29 in Baku this November. ठीक है, वही चीज मैंने एक्सप्लेन की है। अब देखिए यहाँ पे पिछले वर्ष दुबई सम्मेलन का मुख्य विषय ग्लोबल स्टॉक टेक या GST था। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो COP28 हुआ था, यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जलवायु वित्त जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन COP28 में ऐसा क्या था? तो यहाँ पे ये था कि ग्लोबल स्टॉक टेक या GST, ये क्या होता है हम ये समझते हैं। जो जलवायु एक्शन है, जो जलवायु कार्यवाही है, जो जलवायु एक्शन है या जो जलवायु कार्यवाही है, उसकी समीक्षा थी कि आपने जो जलवायु कार्यवाही की है उसकी समीक्षा थी। और यहाँ पे समीक्षा के बाद जो यहाँ पे बात हुई, जो आउटकम निकल के आए, उसमें ये आउटकम निकल के आए
कि जो जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की आवश्यकता को पहली बार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। ठीक है, पहली बार, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की आवश्यकता को पहली बार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया तथा 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का वादा किया गया तथा 2030 तक जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम 3 टाइम्स बढ़ाएंगे, ये वादा किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पे हमने एक टर्म समझा, ग्लोबलिस्टिक टेक क्या होता है। ये एक शब्दावली है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द दुबई कॉन्फ्रेंस last year was all about global stock take of GST. A review of ongoing climate action which resulted in first ever explicit acknowledgement of the need to transition away from fossil fuels and a promise to triple global renewable energy capacity by 2030। जैसे कि हम बार बार यही मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं कि इस साल का जो फोकस है वो वित्त पर है। जलवायु परिवर्तन पर होने वाली चर्चाओं में इस बार सबसे ज्यादा सुनाई देने वाली बात क्या है? एनसीक्यूजी, नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य। अंडरलाइन कर लेना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है, ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। अब सवाल यहां पे एक और है कि अगर आप देखेंगे this year the focus is on finance, the expression that is likely to be heard most frequently in climate conversations and at COP29। ठीक है, तो ये बाकू में एनसीक्यूजी को क्या बोलते हैं? न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल और ऑन फाइनेंस आप लिख सकते हैं, ऑन फाइनेंस। ठीक है, इंग्लिश भी आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा लिखते रहेंगे साथ में, टर्म्स तो आपको आने ही चाहिए। तो सवाल ये है, मैं आपको समझा चुका था कि 2025 से ये क्या है? 2025 से विकसित देशों को हर साल 2025 से विकसित देशों को हर साल विकासशील देशों में जलवायु कार्यवाही के वित्त पोषण के लिए नई राशि जुटानी होगी। ये नई राशि, ठीक है, नई राशि पहले जो ठीक है, नई राशि जो होगी $100 बिलियन से अधिक होनी चाहिए, जिसे विकसित देशों ने सामूहिक रूप से 2020 से हर साल जुटाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं रहा। एनसीक्यूजी विकासशील देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस नई राशि पर चर्चा कम से कम 2 साल से चल रही है। 22 मार्च को डेनमार्क के कोपेनहेगन में संपन्न हुई
2 दिवसीय बैठक में इस साल की पहली मंत्री स्तरीय जलवायु बैठक एनसीक्यूजी पर पहुंचने के लिए कुछ तकनीकी काम को अंतिम रूप दिया गया। ये उतना खास नहीं, ये उतना खास नहीं। व्हाट इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल्स? NCQG is a convoluted way to describe the new amount that must be mobilized by developed countries every year from 2025 onwards to finance climate action. In developing countries, this new amount has to be higher than the 100 billion that developed countries collectively had promised to raise every year from 2020 but had failed to deliver. NCQG is extremely important for developing countries and discussion on this new amount have been ongoing for a couple of years at least. अब सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो चर्चा चल रही है न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल्स की, भाई डेवलपिंग कंट्री को पैसा दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक नया मुद्दा ये खड़ा हो गया है कि जो ट्रम्प हैं वो तो चुनाव जीत गए अमेरिका में, पर ट्रम्प बोलते हैं भाई ये क्या चल क्या रहा है, ये क्लाइमेट की जो मीटिंग करते हो आप, ये कुछ नहीं, सब बकवास है, ये बिना मतलब की बातचीत होती रहती है। इससे फायदा किसको हो रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज को हो रहा है। नहीं भाई, हम ये जो ट्रीटी है इससे हम बाहर निकल, हम बाहर जा रहे हैं, हम तो बाहर जा रहे हैं। अब आप ये सोचो कि कॉलेज का प्रिंसिपल बोलने लगे तुम तुम्हारा कॉलेज संभालो, हम तो जा रहे हैं, तो भाई कॉलेज किस भरोसे रहेगा? अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा, तो आप देखें ग्रीन हाउस जो इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, अमेरिका सबसे ज्यादा करता है, और वो खुद बोले कि हम तो बाहर जा रहे हैं, हमको इससे कुछ लेने देना है नहीं। और ऐसा नहीं है, पिछली बार ट्रम्प ऐसा कर चुके हैं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। अब यही तो है, किस्मत होती है, इसे बोलते हैं किस्मत, कि ट्रम्प फिर से चुनाव जीत गए। तब दुनिया के लोगों को डर इसी बात का है कि अब ये इंसान क्या करेगा, इस मुद्दे को लेके तो कम से कम क्या करेगा, ये बहुत बड़ा डर है। और मैं तो एक चीज और बोलता हूं कि पूरी दुनिया में इस समय जब से ट्रम्प आए हैं तब से बहुत सारे देशों की पैंट गीली हो गई है। अभी भारत की जो स्थिति है वो काफी अच्छी है, क्योंकि भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में है। आप समझ सकते हैं हमारी जो विदेश नीति है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी अच्छी है। बहुत सारे देश बहुत डरे हुए हैं, अरे ये क्या हो गया है। तो मतलब ट्रम्प वाला मुद्दा जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको NCQG के बारे में आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो डेवलप कंट्रीज हैं इन्होंने कितना फंड जो है ये दिया है, इस तरीके से डेटा है, बट मुझे लगता है कि इसको हमें कोई ज़रूरत है, इतना हमें ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो पैसा है, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि दुनिया को कम से कम 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस के रास्ते पर रखने के लिए एक पैसे की जरूरत होगी। मतलब अगर ये पैसा मिलेगा तो ये हमारा जो टारगेट है इसको बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है।
बहुत ही जरूरी है। अब जो विकासशील देश है, विकासशील देशों से कहा गया है कि भाई तुम कुछ करो, तो विकासशील देश को कौन हेल्प करेगा? वो बेचारे पहले से ही गरीब हैं, उनको हेल्प करने का काम कौन करेगा? अमीर देश करेगा। तो अमीर देश जो करेंगे, इनको कितना जरूरत है? इनको जरूरत है लगभग $6 ट्रिलियन। $6 ट्रिलियन। ठीक है, मतलब एक और एक चीज ध्यान रखिए, यूपीपीसीएस में जलवायु परिवर्तन पर निबंध लिखने के लिए आता है ना। यूपीपीसीएस में जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट के टॉपिक पर ही निबंध लिखने के लिए आता है। तो आपकी समझ अच्छी होगी तो आप कुछ भी लिख लेंगे अच्छा खासा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन IRENA के अनुसार दुबई में सहमति के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के लिए, दुबई में सहमति के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के लिए 2030 तक $30 ट्रिलियन खर्च होने का अनुमान है। ठीक है, अब देखो, अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना है, कब तक? 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट है, तो यही इंपॉर्टेंट है, अक्षय ऊर्जा की क्षमता को 3 गुना करने के लिए 2030 तक। ठीक है, तो हमने यही हिंदी में भी आपको यही एक्सप्लेन किया है जो यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 3 टाइम्स हमको क्या करना है, 3 टाइम्स हमको उसको अक्षय ऊर्जा को इम्प्रूव करना है, 3 टाइम्स, 3 गुना। तो इस प्रकार से जो है, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे मैंने आपको ये समझाई हैं, और यही जो है इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि जलवायु वित्त क्या है और विकासशील देशों की इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, COP28 में जलवायु वित्त लगभग 200 देशों की विश्व सरकारों के बीच चर्चा का मुख्य विषय रहा है। बस यहाँ पर एक नजर डाली गई है कि यह कम आय वाले देशों और विकसित देशों के बीच ये विवाद का एक गंभीर विषय रहा। अमेरिका जैसे देश तो ये भी मजाक उड़ाते हैं, अच्छा डेवलपिंग कंट्रीज है, अच्छा डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा चाहिए, अच्छा भारत को भी चाहिए, अच्छा चीन को भी चाहिए, क्योंकि ये तो डेवलपिंग कंट्रीज है ना। आप समझिए इस बात, चाइना और भारत, और चाइना भारत को क्या जरूरत है। तो यहां पे हमने इस मुद्दे को समझा। अब हम हेडिंग डालेंगे पेरिस समझौता। अब हम हेडिंग डालेंगे पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट। और जो पेरिस एग्रीमेंट है ये 2015 में 2021 में अपनाया गया। तो सबसे पहले तो हमको क्या ध्यान रखना है कि पेरिस समझौता क्या है। पेरिस समझौता जो है COP21 में और 2015 में लाया गया। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? अगर इस समझौते के हम उद्देश्य की बात करेंगे
तो जो वैश्विक औसत तापमान है उसको हमें क्या करना है, सीमित करना है। वैश्विक तापमान उसको सीमित करना है और यह एक ऐतिहासिक समझौता माना जाता है क्योंकि यह पहली बार 195 देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और इसके प्रभावों के अनुकूल होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है। पेरिस समझौता, द पेरिस एग्रीमेंट adopted in 2015 at COP21 in Paris. The agreement is aimed to limit rising global average temperature. It is considered a landmark deal as it legally binds. Now, 195 nations for the first time ever to combat climate change and adapt to its effects. अब ये 1.5 डिग्री की क्या सीमा है, उसकी क्या लिमिट है। देखिए यहां पे ये बात की गई थी कि भाई दुनिया की जो सरकार है वो जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, ठीक है, तो जो औद्योगिक स्तर है, मतलब एक औद्योगिक स्तर का मतलब क्या हुआ, जब हमारे यहाँ उद्योग धंधे चालू हुए, ठीक है, तो जो औद्योगिक स्तर है उस औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने की सहमति व्यक्त की गई कि उस समय जो स्तर था उससे मैक्स टू मैक्स आपको 2 डिग्री से ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना। तो ये क्या है, एक लक्ष्मण रेखा है, एक लक्ष्मण रेखा है। वैसे तो कहा जाए तो ये बात किया गया था क्या कि ये कहा गया था कि ये जो 2 डिग्री सेल्सियस की बात जो की गई है इसमें मेन 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की बात की गई है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन स्थिति अभी इतनी खतरनाक हो गई है, अभी स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि 3 डिग्री वाली बात चल रही। एक आपको न्यूज सुना होगा, सऊदी अरब। अब जो सऊदी अरब है वो एक मरुस्थल है और हम ज्योग्राफी में पढ़ते आए कि मरुस्थल जो होते हैं वो दिन में बहुत गर्म होते हैं और रात को बहुत ठंडे हो जाते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, कोई मरुस्थल है। लेकिन यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है कि जो मौसम होता है ये एक तात्कालिक प्रभाव से एक फिनोमिना होता है, शॉर्ट टर्म होता है, मौसम चेंज होना हो सकता है। अभी आप घर में बैठे हैं, थोड़ी देर बाद आपने देखा 2 दिन बाद की सर्दी बढ़ गई, मौसम बदल रहा है ना। तो मौसम तो क्या है, थोड़ा बदलेगा फिर बदल जाएगा। लेकिन ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि दिल्ली में बर्फ पड़ने लगी। ये तो आप सोच ही नहीं सकते। बर्फ देखना है तो आपको शिमला ही जाना पड़ेगा, मनाली जाना पड़ेगा, दिल्ली में तो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन दिल्ली में अगर बर्फ पड़ने लग जाए तो यही तो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज। अभी क्लाइमेट चेंज का बेस्ट एग्जांपल क्या है, सऊदी अरब में बर्फ पड़ी, सऊदी अरब के मरुस्थलों में बर्फ पड़ी, सोचिए भैया।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कैलिफोर्निया में आग लग गई, जंगलों में लगती है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगती है, भारत के जंगलों में आग लगती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, करंट अफेयर्स में। बहुत भयंकर बाढ़ आई है स्पेन में, बहुत ही भयंकर। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं साहब जलवायु परिवर्तन तो समस्या सिर्फ और सिर्फ गरीब देशों की है, ये तो सबका प्रॉब्लम है। हमारे राजस्थान में कभी भी बाढ़ नहीं आती थी, बारिश ही नहीं होती थी, वहां बाढ़ आ रही है, सोचिए आप। यही तो है एक्सट्रीम जो क्लाइमेट हो रहा है, ये उसके बेस्ट एग्जांपल है। आप जब छोटे होंगे तो आप देखते होंगे नवंबर में बहुत सर्दी पड़ती थी, लेकिन अब नवंबर के महीने में आप आराम से रह सकते हैं। अभी हाल में रिपोर्ट आया है 1951 के बाद, 1951 के बाद दिल्ली सबसे गर्म रहा है। सोचो आप, अक्टूबर 2024 सबसे गर्म रहा है। आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने आपको बताया। और भाई अगर ये टेम्परेचर बढ़ता गया तो इसके परिणाम क्या होंगे? गंभीर सूखा होगा, है ना, गंभीर सूखा होगा, हीट वेव होगी, वर्षा होगी। और हीट वेव होगा तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा, हीट वेव होगा तो क्या होगा? फसलें खराब होंगी, खाद्य श्रृंखला पे प्रभाव पड़ेगा, जीव जंतुओं पे प्रभाव पड़ेगा। और जब जीव जंतुओं पे प्रभाव पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे प्रभाव पड़ेगा, लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो उससे प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। एक तो एग्रीकल्चर से खाद्य सुरक्षा को तो दिक्कत होगी, लोग काम नहीं कर पाएंगे तो उनके हेल्थ इश्यूज भी होंगे, तो अर्थव्यवस्था पे भी नुकसान होगा, गरीबी आएगी, बहुत सारी जगह से लोगों को माइग्रेशन भी करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह। तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। अब यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की क्या प्रभाव होंगे, उसके क्या उदाहरण हैं, इस नजरिए से मैं आपको बता रहा हूं। ये उदाहरण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या लिख सकते हैं आप। तो ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको डिस्कस किया 1.5 डिग्री लिमिट। Under the Paris Agreement, the world governments have agreed to keep average global temperature below 2 degrees Celsius this century compared to pre-industrial levels. They have also pledged to pursue efforts to limit the rise to 1.5 degrees Celsius. And important, their whole crossing which would unleash far more severe climate change impacts, including more frequent and severe droughts, heat waves and rainfall. तो हम यहाँ पे जो पेरिस समझौता है, इस पेरिस समझौते के तहत हम चर्चा कर चुके हैं कि पेरिस समझौता क्या है, हम ये बात कर चुके हैं। यहाँ पे क्या बात की गई थी? यहाँ पे यही बात की गई थी कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा, मतलब बात तो ये की गई है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है, ये तो पक्का है। ठीक है, होता ना एक लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी सीता के लिए कि यहाँ से आप बाहर नहीं जाओगे, तो उसका परिणाम आपने देख लिया। वैसे ही इन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची है, ठीक है, हम अपने शब्दों में भी प्रयोग करते हैं लक्ष्मण रेखा, तो लक्ष्मण रेखा खींची गई। और ये लक्ष्मण रेखा का प्रयास ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रक्रिया है उस प्रोसेस को स्लो किया जाए, इसलिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्योंकि मतलब है कि ग्लोबल जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा
और ये कम होगा तो जो गरीब देश हैं, जो आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके यहाँ सूखा, समुद्र स्तर में जो वृद्धि होगी तो क्या होगा, वो डूब जाएंगे, वो डूब जाएंगे। ये तो सही बात है। और यह जो समझौता लागू हुआ था, ठीक है, कौन सा वाला, पेरिस समझौता, ये लागू हुआ था नवंबर 2016 में, नवंबर 2016 में। और ये भी कहा गया था कि जो मानव गतिविधियों के द्वारा, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस की जो मात्रा है को उस लेवल पर जाके लिमिट करना है जिसमें पेड़ों, मिट्टी और महासागरों द्वारा स्वाभाविक रूप से अवशोषित किया जा सके। मतलब आपको ये एफर्ट्स करने होंगे जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब भी किया जा सके। राष्ट्रों ने इस सदी के उत्तरार्ध में स्रोतों द्वारा मानव जन्य, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों के सिंक द्वारा निष्कासन के बीच संतुलन करने का संकल्प लिया है। क्या है ये क्या है? ये है नेट जीरो इमिशन। ये क्या है? नेट जीरो इमिशन। नेट जीरो इमिशन का टारगेट क्या रखा है भारत ने? क्या रखा है आप बताएंगे मैसेज करके सब लोग कि ये नेट जीरो इमिशन भारत ने क्या रखा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेट जीरो का टारगेट क्या है भारत का? वेरी गुड, 2070 तक का टारगेट है, 2070 तक का हमारा टारगेट है नेट जीरो का। नेट जीरो के बारे में भी हम और अच्छे से चर्चा करेंगे। और एक समझौते की विशेषता ये है, ये जो पेरिस समझौता है इसकी विशेषता क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां। सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां। सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां CBDR, ठीक है, CBDR। अब ये CBDR क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है ये हम सबकी है। ये क्या है? सामान्य समस्या है, कॉमन है। ऐसा नहीं कि सूखे की समस्या सिर्फ हमारे यहाँ, हमारे यहाँ सूखा पड़ रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सूखा पड़ रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि भारत में नहीं पड़ेगा, वहां भी पड़ सकता है, वहां भी पड़ सकता है। वहां इस रूप में नहीं होगा, अमेरिका में किस रूप में होगा? जंगल में आग लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है किसकी? सबकी। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डिफरेंट है ना, जिम्मेदारियां तो अलग अलग है। अगर आप बोले सबकी जिम्मेदारी बराबर है तो ये तो फिर क्लाइमेट जस्टिस नहीं होगा ना, ये जलवायु न्याय नहीं होगा। अगर आप बोलो कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सबकी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सबकी, भूटान बोलेगा भाई हमने क्या बिगाड़ा,
हम तो कार्बन नेगेटिव कंट्री, हम तो कार्बन का इमिशन भी नहीं करते, हमारे तो सब पेड़ पौधे, हमारी तो जो लाइफ है वो हैप्पीनेस इंडेक्स पे चलती है। आप अपने आप को, अपनी खुशी को, हैप्पीनेस को जीडीपी में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो देखते हैं हम सुखी कितने हैं, बस। आप किस में देखते हैं? आप पेड़ काट के अपना प्रोग्रेस देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, कितनी मेट्रो बना ली, कितने एयरपोर्ट बना लिए। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कितने पेड़ हैं, हम लोग कितने सुखी हैं। तो हम सुखी होने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकी सब मोह माया है। लेकिन ट्रम्प साहब भूटान को फोन लगाएं, बोले कि तुम्हारी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे लगता है गलत है। ये नेपाल को फोन लगाएं तो मुझे लगता है गलत है। यही है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो अलग अलग है भाई। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप कंट्रीज की है वो डेवलपिंग की थोड़ी नहीं है। हाँ, भारत का स्टैंड क्या है? भारत का स्टैंड है, हाँ भाई प्रॉब्लम तो कॉमन है, हमको भी पता है। और भारत ये कहता है कि देखो ये जो समस्या है, जहां तक हमसे होगा हम करेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है। भारत सरकार ने अपने बहुत सारे गोल डिसाइड किए हैं, कार्बन इमिशन को कम करने के डिसाइड किए हैं। देखो आप, क्यों बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए भी किए हैं। और भारत ने कहा, देखो हम कोयला वेला, तो आप सोचो कि हम कोयला ही बंद कर दें आज से। हमारे यहाँ पहले रेलगाड़ी चलती थी कोयले वाली, हम चलाते थे। हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमने वो कोयले वाली बंद कर दी। अब तो हम वंदे भारत लेके आ रहे हैं। लेकिन आप बोलो कि बिजली बनाना भी कोयले से बंद कर दो, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि हमारे पास दूसरे सोर्स अभी है नहीं ना, दूसरे सोर्स अभी आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? ये भारत का कहना है। हाँ, भारत कह रहा है ठीक है क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? हम नेट जीरो का टारगेट रखा है। हमने नेट जीरो का टारगेट ये रखा है कि हम जितना कार्बन का इमिशन कर रहे हैं, हम जितने ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन करेंगे, हम क्या करेंगे? हम उसको एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। बराबर, मतलब देखो, मतलब आपने खाने में क्या किया? कि मान लिया आपने 5 रोटी बनाई खाने के लिए, और आपने 2 ही रोटी खा पाई, तो 2 तो बेकार हो गई, क्योंकि फिर वो बासी हो जाएंगी। बट आपने जितनी बनाई उतनी खा ली, मतलब बराबर ही है ना। हम जितना कार्बन का इमिशन करेंगे, जितना करेंगे उतना ही हम एब्सॉर्ब कर लेंगे, तो ये तो नेट जीरो हो गया ना। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब हम कोयले पे बिजली बनाए, कुछ भी करें, लेकिन अभी हम तो ट्राई यही कर रहे हैं। और हमने तो इंडियंस को बोलना भी चालू कर दिया कि तुम 2 व्हीलर भी लो तो इलेक्ट्रिक वाला लो। वो भले ही कि उसमें आग लग जाती है, अलग बात है, लोगों का भरोसा डेवलप नहीं होता है, वो एक अलग बात है। दूसरी बात, लोगों को बोला जा रहा है कि तुम कार खरीदो, और वो भी इलेक्ट्रिक वाली कार खरीदो। अभी शहर के लोगों के लिए तो अच्छा है कि भाई चलो वो तो शहर में रहते हैं, लेकिन जो बेचारा गांव में रहता है, वो कहीं फंस गया तो वो तो चार्ज भी नहीं हो पाएगी, तो उसकी कार तो किसी काम की नहीं है। तो भारत में इस स्टेज पर पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। भारत प्रयासरत है, भारत बहुत सारे प्रयास कर रहा है। हमारे मोदी जी कहीं ना कहीं जाते हैं, जब भी कोप में हम कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर ही देते हैं। तो पहले तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलो। ठीक है, मोदी जी ने, आपको तो पता होगा, लाइफ स्टाइल की बात की। इवन भारत का ही प्रयास है, भारत और फ्रांस का प्रयास है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
भारत तो बहुत प्रयास कर रहा है इस दिशा में, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। यहाँ पे मैंने क्या समझाया, यहाँ पे मैंने आपको ये समझाने की प्रयास किया है कि जो CBDR होता है, जो CBDR क्या होता है उसको मैंने समझाया। विकसित देश बोल रहे हैं, विकसित देश बोल रहे हैं, अरे नेपाल तुम भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अरे सोमालिया तुम भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सोमालिया बोलता है भाई ट्रम्प साहब हमारे पास वैसे ही खाने के लिए है नहीं, अब तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डाल रहे हो, हमारा तो, हम तो कुछ करते भी नहीं भाई, हमारी तो हमारा तो बिजनेस ही चलता है, किस बात पे, हम तो समुद्र में जहां जाते हैं उन्हीं को लूट लेते हैं, तो हमारा तो बिजनेस ही वही चलता है। और आप हमको ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस और कर, तो ये कहां से पॉसिबल होगा हमारे लिए, क्योंकि 1850 से लेके मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो बात चल रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो बात चल रही है, जैसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, बोला ना, औद्योगिक क्रांति के पूर्व के स्तर पे लाना है। तो यहाँ पे 1850 से 1980 के दशक तक लगभग सभी ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार यही लोग हैं। कौन? विकसित देश। अब विकसित देशों को क्या करना था? विकसित देशों को रिसोर्ट बनाने थे, मेट्रोज बनानी थी, एयरपोर्ट बनाने थे, है ना, उनको सब जगह पक्की पक्की सड़कें बनानी थी। आप कभी देख लो, जैसे मान लिया आप शहर में रहते हैं तो आपको इतनी सर्दी नहीं लगेगी, तो जैसे आप थोड़ा सा गांव के एरिया में जैसे जाते हैं, जैसे ही पेड़ वगैरह आपको मिलते हैं, आप देखो तुरंत आपको परिवर्तन नजर आएगा, इमीडिएट। सर्दी में भी देखो आपको शहर में उतनी सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे आप गांव की साइड जाते हैं तो आपके ठंड में परिवर्तन आपको दिखेगा। वही तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो जिम्मेदार है नहीं, और हम पे एक तो जिम्मेदार भी नहीं और हम पे तो इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, हमें तो प्रॉब्लम भी हो रही है, हमारे ऊपर तो प्रतिकूल इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। और जो प्रतिकूल इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके लिए हमको क्षतिपूर्ति चाहिए, कॉम्पनसेट करना है हमको। काफी लंबे समय से बात चल रही थी, तो कोप 28 में, कोप 28 कहाँ पे हुआ था? दुबई। तो दुबई में जो कोप 28 हुआ तो वहां पे क्या आया? लॉस एंड डैमेज फंड। तो मान लिया पूछा गया लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? विकसित देशों द्वारा जो प्रभाव हुए हैं विकासशील राष्ट्रों पर, गरीब राष्ट्रों पर, द्वीपीय राष्ट्रों पर, जो जलवायु परिवर्तन से प्रभाव हुए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए ये एक ऐसा कोष है, ये एक ऐसा फंड है जो कोप 28 में आया। कहाँ आया? सऊदी अरब में आया। और ये कोष ऐसा है कि जो उनकी क्षतिपूर्ति उनको देता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? लॉस एंड डैमेज फंड। तो मैंने आपको जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया, तो बाकी का हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि आपको ऑफिस वगैरह भी जाना पड़ेगा, तो टाइम आपका खराब ना हो। तो मुझे लगता है कि आज आपको लेक्चर निश्चित रूप से समझ में आया होगा, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है वो हम जो भी मतलब कह सकते हैं कि बस आप एक स्टैटिक पोर्शन तैयार करके रखिए। इन्वायरमेंट में हम स्टैटिक भी देख रहे हैं साथ में, इसलिए आप चिंता मत करें, दूसरे टॉपिक को ध्यान दें, ठीक है बेटा। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बेटा।